नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आप देखेंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे वन और जानवरों के बचाव के लिए टोल फ्री नंबर के बारे में। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज लॉन्च करेंगे ये टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर पर जनता कर सकेगी शिकायत, जंगलों की आग की घटना की दे सकेंगे जानकारी। तो अब उत्तराखंड की जनता को एक बड़ा हक मिल रहा है, जिसमें वन और जानवरों के बचाव के लिए ये पहल की गई है। टोल फ्री नंबर को बनाया गया है, जिस पर आज से ही इसको मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो लॉन्च कर देंगे। ये टोल फ्री नंबर होगा। टोल फ्री नंबर पर जनता कभी भी किसी भी वक्त फोन कर सकेगी, जंगलों की आग के बारे में जानकारी दे सकेगी। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। दीपांकर, गुड मॉर्निंग। आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, आखिर ये टोल फ्री नंबर क्या है और कैसे अब उत्तराखंड वासी इस टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, उत्तराखंड में जिस तरह के हालात हैं और गुलदार के तमाम घटनाएं आती, गुलदार के हमलों में आम लोगों की मौत की, इसके अलावा हाथी और जंगलों में आग की घटनाएं सामने आती है। हालांकि आग की घटनाएं पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल बेहद कम रही, पर बावजूद इसके प्लान किया गया है कि जो गुलदार के हमले होते हैं या जंगली जानवरों को कहाँ पर मुश्किल खड़ी कर रहे हैं या फिर जंगलों में आग की जो घटनाएं होती है उसकी आसानी से लोग जानकारी दे सके। तो इसके लिए आज मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर जारी करेंगे। हालांकि ये नंबर अभी क्या होगा ये अभी सामने नहीं आया है। जब टोल फ्री नंबर जारी होगा तो लोगों को बताया जाएगा कि किस नंबर पर वो कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुलदार के हमने पिछले कुछ दिनों में अलग अलग घटनाएं गुलदार के हमलों की देखी। बाद में फिर वन विभाग ने गुलदार को भी वहां पर मारा क्योंकि वो आदमखोर हो चुका था। तो ऐसे में अब ये एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से इस लिहाज से कि आम लोग जब गांव में परेशान होते तो आसानी से टोल फ्री नंबर कॉल करके फॉरेस्ट की टीम को बुला सकेंगे। तमाम बार जानकारी सामने नहीं आ पाती है, तमाम बार शिकायतें होती है, लेकिन वन विभाग एक्शन कई बार नहीं ले पाता। तो अब कम से कम टोल फ्री नंबर से पूरे राज्य की जनता को ये राहत जरूर रहेगी कि अगर कहीं पर कोई आदमखोर होता है, कोई गुलदार या फिर हाथी के जंगली हाथी कई बार बस्तियों में घुस जाते हैं, इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो इसकी जानकारी आसानी से लोग अब वन विभाग को दे सकेंगे। कंचन, दीपांकर, एक जानकारी कि ये टोल फ्री नंबर जो आज लॉन्च किया जाएगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, ये किस तरह से लॉन्च किया जाएगा, कहां पर कार्यक्रम होने वाला है, कितने बजे इस लॉन्चिंग का कार्यक्रम को रखा गया है? शाम 4 बजे का कार्यक्रम है। सीएम हाउस से कार्यक्रम होगा और इसमें मुख्यमंत्री के नंबर को लॉन्च करेंगे। नंबर को लेकर अभी यह है कि नंबर क्या होगा ये अभी पब्लिक नहीं हुआ है। लॉन्चिंग के साथ ही नंबर पब्लिक को दे दिया जाएगा और फिर उसमें सर्विस शुरू होगी। उसके बाद राज्य के लोग उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जंगल में आग की घटनाओं की, जंगल में जो हमले कई बार होते हैं, भालू के हमलों की घटनाएं होती हैं, गुलदार के हमलों की घटनाएं होती हैं, हाथियों के हमले की घटनाएं होती हैं और कई बार ये जानवर मुश्किल खड़ी करते हैं इलाके में लोगों के लिए, तब लोग इस नंबर पर बिल्कुल दीपांकर, ये सिर्फ सहूलियत की बात नहीं है प्रदेशवासियों के लिए, उनकी सहूलियत की तो नंबर है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी सरकार की तरफ से हर प्रदेशवासी को दी गई है कि आपके आसपास आग लगने की घटना हो, किसी जानवर के आने की घटना हो, तो आपको अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हुए इस टोल फ्री नंबर पे फोन करना होगा। शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। और आज होने वाला है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा शाम के 4 बजे का कार्यक्रम है, जब ये टोल फ्री नंबर लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सीएम त्रिवेंद्र करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का आज शुभारंभ करने वाले हैं। 10 बजे सीएम त्रिवेंद्र करेंगे शुभारंभ। सब्सिडी के साथ लगा सकेंगे सोलर प्लांट। ऊर्जा निगम खरीदेगा सोलर प्लांट की बिजली। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार शाम करीब 2.5 घंटे कुंभ को लेकर मीटिंग की है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई है। सीएम ने मेला अधिकारी को निर्देश दिए, कोरोना को देखते हुए हरिद्वार की क्षमता का आंकलन किया जाए। वहीं सीएम ने कहा कि यह भी देखा जाए कि स्नान घाटों की कितनी क्षमता है। सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि कुंभ मेले के सुरक्षित आयोजन को लेकर पुख्ता कार्य योजना तैयार कर ली जाए। साथ ही कुंभ मेले के लिए कोविड को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था हर तरफ होनी चाहिए। जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं और
पर्यटकों का उत्तराखंड में आना शुरू हुआ है, तो हम बदली परिस्थितियों के हिसाब से हमने कहा कि हम हर 15 दिन में इसकी समीक्षा करेंगे, जो काम वहाँ पर हो रहे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करेंगे, ताकि कुंभ के समय किसी तरह की दिक्कत न हो। अब बात करते हैं रिलायंस ग्रुप की। रिलायंस ग्रुप ने देवस्थानम बोर्ड को मदद दे दी है। बोर्ड के कर्मचारियों की सैलरी के लिए 5 करोड़ की मदद रिलायंस ग्रुप की तरफ से की गई है। कोरोना की वजह से यात्रा को भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद रिलायंस ने मदद की है। देवस्थानम बोर्ड ने इसके लिए रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी का आभार जताया है। आपको यहाँ जानकारी दें कि मुकेश अंबानी परिवार का भगवान बद्री केदार के साथ देवभूमि के चारों धामों में विशेष आस्था है और पहले भी अंबानी परिवार द्वारा कई मौकों पर यहां भारी राशि दान में दी गई है। तो देवस्थानम बोर्ड ने 5 करोड़ के दान के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि अंबानी परिवार की बद्री केदार में अटूट आस्था है। सीएम कहते हैं कि आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी से उनकी जब मुंबई में मुलाकात हुई थी, तब भी उन्होंने सहयोग की बात कही थी। जो बोर्ड है हमारा, उसके लिए आज ही अनंत अंबानी जी ने 5 करोड़ रुपया दान किया है। मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी उत्तराखंड के प्रति, हमारे बाबा बद्री केदार के प्रति अखंड आस्था है और वो हर वर्ष यहाँ पर बाबा से आशीर्वाद लेने भी आते हैं। और जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि भाई बद्रीनाथ जी के लिए, केदारनाथ जी के लिए जो कुछ भी आप चाहते हैं तो हम उसमें भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बढ़ते हैं आगे। केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी और एक अच्छी खबर देते हैं आपको। कोरोना काल में भक्तों को अब तक बाहर से ही बाबा केदार के दर्शन हो रहे थे, लेकिन अब नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। नियमों के मुताबिक सभा मंडप में जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे भक्त। हालांकि गर्भगृह में जाने की अभी इजाजत नहीं दी गई है किसी को। रुद्रप्रयाग डीएम ने तीर्थ पुरोहितों से बातचीत के बाद आज ये फैसला ले लिया। आपको यहाँ ये भी बताएं कि कोविड के चलते सिर्फ पुरोहितों को ही कल तक अंदर जाने की परमिशन थी, लेकिन अब ये नियम बदला गया है। सभा मंडप के बाबा के दर्शन भक्त भी कर सकेंगे। सभा मंडप तक यात्री जाएगा और दूर से भवन के वो करेंगे, दर्शन करेंगे और इसमें सभी लोगों की सहमति से जो है ये कार्य हुआ है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। भगवान केदारनाथ जी के जो कपाट हैं आज से श्रद्धालुओं के लिए सभा मंडप तक खोल दिए गए हैं। अभी तक क्या था कि जो केदारनाथ के पुरोहित हैं वहीं अंदर जाकर अपने यजमानों के नाम से उनकी पूजाएं करते थे। गर्भगृह में जाने की अनुमति अभी भी प्रदान नहीं की गई है। व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस, वायुसेना की टीमें और बीडीआरएफ के जवानों की तैनाती तथा मंदिर समिति के कर्मचारियों की। और आइए अब जल्दी से आपको बुलेटिन में बता देते हैं कि महिला बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। टेंडर में गड़बड़ी को लेकर विवाद के बाद सचिव सौजन्या से विभाग का चार्ज हटा लिया गया है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को इसका चार्ज दे दिया गया है। आपको बताएं कि आईएएस मनीषा पंवार ही टेंडर विवाद की जांच कर रही हैं। टेंडर मामले को लेकर सचिव और मंत्री के बीच विवाद हुआ था। मामला सीएम तक जा पहुंचा, जिसके बाद मामले की जांच हो रही है। बढ़ते आगे। दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात करके उत्तराखंड में मेडिकल टूरिज्म की संभावनाओं को लेकर चर्चा की है। महाराज ने मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से उत्तराखंड को सबसे बेहतर राज्य बताते हुए कहा कि पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड में मेडिकल टूरिज्म विकसित किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं किसानों की। किसानों को लेकर उत्तराखंड सरकार एक नई स्कीम शुरू करने जा रही है। किसानों को सस्ते लोन से पहले इस पर सियासत अब शुरू हो गई है।
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की माने तो किसान के लिए इतना किसी ने नहीं सोचा होगा। वो ये कहते हैं जितना उनकी सरकार सोच रही है, और यही वजह है कि राज्य के करीब 7 लाख से ज्यादा किसान परिवार जो है वो बेहद खुश हैं। सरकार किसान को सस्ते लोन की सौगात देना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस सोच और नीयत दोनों पर ही सवाल खड़े कर रही है। साल एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया है कि हम किसानों को 3 लाख रुपए 0% पे दे रहे हैं, और इसके हर 95 ब्लॉक मुख्यालयों पे कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें सभी सांसद, सभी विधायक, मंत्री लोग भाग लेंगे। देश का पहला राज्य है ये जो कि किसानों के लिए 1 लाख भी 0% में दे रहे हैं, 3 लाख भी 0% में दे रहे हैं, और 5 लाख रुपए भी 0% में दे रहे हैं। आप नए कर्जे की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए पुराना कर्जा 13 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कर्ज से दबे हुए किसान, परेशान किसान आत्महत्या कर ली उन्होंने। आपने उनके परिवारों को जाके पूछा, किसी को मुआवजा दिया? अब आगे बढ़ते हैं और आपको जल्दी से कल कोरोना अपडेट देते हैं कल की, जिसमें कोरोना अपडेट में कल 630 नए मामले आए और कुल अब मामले हो जाते हैं 52,900 के पार। एक्टिव मामले 8300 हैं। कोरोना में अब तक 688 लोगों की मौत हो चुकी है। कल जो नए मामले सामने आए हैं उसमें 224 महज देहरादून से आ गए हैं। सबसे ज्यादा मामले कल देहरादून से आए 224, हरिद्वार से 73, नैनीताल से 61 और उधम सिंह नगर से 82 मामले आए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बड़ी खबर, डीएम ने 4 प्राइवेट लैब को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। लाल पैथोलॉजी, कनिष्क मेट्रो, अंजीम प्रेमजी फाउंडेशन के प्रबंधकों को हिदायत दी गई है और कहा है कि सभी संचालक रियल टाइम एंट्री करें। लैब प्रबंधकों और डॉक्टर से रियल टाइम सैंपल रिपोर्ट मांगी गई है। पिथौरागढ़ से खबर, जहां के बेरीनाग में गुलदार ने एक 7 साल की बच्ची को अपना निवाला बनाया। नगर क्षेत्र के भट्टी गांव में शाम होते ही गुलदार ने बच्ची पर हमला कर दिया। उसको घसीटते हुए अपने साथ जंगल में ले जाने लगा। घर से 200 मीटर दूर हल्ला मचाने पर गुलदार ने बच्ची को छोड़ा, लेकिन तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी। इस इलाके में गुलदार लंबे समय से देखे जा रहे हैं। स्थानीय लोग पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। बच्ची की मौत के बाद लोगों ने वन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसी दुर्घटना आज अभी आगे को नहीं होनी चाहिए। मैं जंगलात विभाग से उतनी बार फरियाद की, मैंने उम्मीद की कि मेरे वार्ड में जो है पिंजरा लगाए और तथा बाघ को पकड़े। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ऐसा किया कि कल को जो है कोई दुर्घटना हो जाएगी, उसके बाद जो है पिंजरा लगवाएंगे। रामनगर के आमडंडा के पास से खबर है, जहां पर एक कार स्कूटी की टक्कर हो जाती है। स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर मौत होती है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आपको यहां बताएं कि कार ढिकुली की ओर से रामनगर की ओर जा रही थी, जबकि स्कूटी सवार रामनगर से ढिकुली की ओर जा रहे थे। तभी आमने सामने टक्कर हो जाती है। उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम और आईटीबीपी ने हिमालय में नई ऊंचाइयों को छुआ है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के पर्वतारोहण इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 5,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर भारतीय जवानों ने पेट्रोलिंग की और 6 नए पर्वत शिखरों को भी फतह किया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और आईटीबीपी ने ये कारनामा किया। 15 दिनों तक ये पूरा अभियान चला जो माणा में खत्म हुआ। अब इस दौरान एलएसी के लिए 6 नए रूट भी खोजे गए और चीन बॉर्डर तक जाने वाले इन रूट्स पर अब तक इंसानी पैर पड़े नहीं थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि हमने अपने इलाके की पूरी रैकी करी और जो इम्पोर्टेंट सर्वेलेंस डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उन पे जाके रूट खोला और उस पे उनका पूरा मैपिंग किया। सर इन फ्यूचर इस रूट का सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि हमने एक ऐसा रूट पकड़ा और ऐसा दुर्गम और इतना चैलेंजिंग रास्ता लिया कि जो आज तक नहीं हुआ था। इस अभियान में 6,000 मीटर तक की ऊंचाई वाले सभी रास्तों को खोल दिया गया और उनकी मैपिंग भी की गई है।
यहाँ रास्ते बेहद जोखिम भरे थे, थोड़ी सी चूक और वहीं पर सब कुछ खत्म। रस्सियों के सहारे चोटियों तक पहुंचा गया और उसके बाद मार्किंग की गई। यही नहीं, लगातार 15 दिन तक 6000 मीटर की ऊंचाई पर टिकना तक आसान नहीं होता। ऑक्सीजन की कमी, पल पल बदलता मौसम और लगातार होती बर्फबारी मुश्किलें बढ़ा रही थी। लेकिन 75 किलोमीटर का यह अभियान पूरा हुआ, जिसने रिकॉर्ड भी बना लिया। तो रिज लाइन थी वो 20,000 फीट के लगभग उसकी ऊंचाई थी। तो कंटिन्यू 15 दिन तक इस हाइट पे ऑपरेट करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हाइट की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो था, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी और 1 और 2 तारीख को स्नोफॉल शुरू हो गया था। अब चीन बॉर्डर तक जाने वाले 6 नए रूट सामरिक नजरिए से बेहद खास हैं, तो इलाकों की मैपिंग भी देश के लिए खासा फायदेमंद होने वाली है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। यहाँ रुकने एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।